Hello everyone. It's my pleasure to introduce myself. Well, I'm Khushi, a college student majoring in physics and would be more than happy to extend my help to those having some difficulty with it. देखो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि दैट व्हाट इज़ फिज़िक्स बिकॉज चिल्ड्रन ऑफन हैव अ फियर ऑफ फिज़िक्स। वो इतना मतलब बच्चों को बहुत बच्चे होते हैं जिनको फिज़िक्स अच्छा नहीं लगता, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता फिज़िक्स में। सो इसमें मैं बताऊँगी कि फ़िज़िक्स है क्या, व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिज़िक्स, व्हाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। सो ऑल दीज थिंग्स आई विल बी टीचिंग इन दिस वीडियो। क्लास +1 में फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, फिज़िकल वर्ल्ड, जो चैप्टर स्कूल्स में करवाते नहीं हैं बिकॉज इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ना ही तो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, जेईई या नीट में भी नहीं आता, ना ही सीबीएसई बोर्ड में आता है। ये चैप्टर जस्ट हमारे इसके लिए होता है कि हमें पता लग जाए कि फ़िज़िक्स है क्या और आप +1 +2 में फ़िज़िक्स के बारे में क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सो ये बच्चों को ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी अगर जिनको मतलब इंटरेस्ट है फ़िज़िक्स में कि हाँ हमारे पास क्या होगा फ़िज़िक्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फिज़िक्स क्या है हमारे पास, इट्स जस्ट अ विजुअलाइजेशन ऑफ द थिंग्स। जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, उनके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट लाइकिंग फिज़िक्स, यू विल स्टार्ट लविंग फिज़िक्स। Like here I have written that physics is known as the king of science and maths is known as the queen. They both are interlinked. Physics and maths are both interlinked with each other, right? फिज़िक्स के बिना मैथ्स नहीं कर सकते, मैथ्स के बिना हम फिज़िक्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो बोथ दीज आर इंटरलिंक्ड एंड हेयर यू कैन सी आई हैव रिटन अ वर्ड इन ग्रीक, इट मीन्स नेचर। मतलब जो भी चीज़ें हमारे नेचर के साथ रिलेटेड हैं, ऑल दैट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स है क्या, हम कोई लाइट देख रहे हैं, हम कोई साउंड सुन रहे हैं, कोई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, कोई प्लैनेट्स हैं, ऑल दीज आर अबाउट फिज़िक्स, ऑल दीज कम इन फिज़िक्स। जो भी हमारे आस पास सराउंडिंग्स में हो रहा है, ऑल आर डीलिंग विद फिज़िक्स। फिज़िक्स जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक लॉज ऑफ नेचर, नेचर के क्या लॉज हैं। लाइक अगर हमारे पास जैसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी यूजफुल, अगर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एन ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो इस तरह के लॉज, कोई हीट के रिलेटेड लॉ हो गया, कोई भी लॉज हैं, दैट ऑल वी स्टडी इन फिज़िक्स। दो बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं हमारे पास फिज़िक्स में, दैट इज़ यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। मतलब जो साइंटिस्ट्स ने अर्लियर यूज़ करते थे, सारी चीज़ें इन पे बेस्ड होती थी, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि हम कुछ ऐसा एक लॉ निकालें जिससे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ, कोई एक लॉ जिससे सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो सकें। जैसे हमारे पास होता है कि अगर हम बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्विंग, और यू कैन से पेंडुलम, ठीक है, द बॉब स्विंगिंग, ऑल दीज आर कंसिडर्ड अंडर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। फिर हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आता है, जिसमें आप लेंजेस लॉ पढ़ेंगे, +2 में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। मैग्नेटिज्म में आता है। फिर किरचॉफ्स लॉ होता है, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन क्लास 12, ठीक है। इस तरह से बर्नौलिस प्रिंसिपल आते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं जो इसके प्रिंसिपल्स नहीं कह सकते, मतलब ये लॉज हैं जो आप पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंडर। सो दीज आर ऑल लॉज। इसी तरह से हमारे पास एक लॉ ऑफ कैलोरीमीटर भी होता है जो आप थर्मोडायनामिक्स में रीड करेंगे। सो ये सारे लॉज जो हैं हमारे पास इसके अंदर आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंडर। बट उन्होंने सोचा कि क्या हम एक ऐसा लॉ निकाल सकते हैं जिसके अंदर सारे आएँ। तो पहले कंसिडर किया जाता था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसमें वो सारे आते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नहीं है, वो फर्स्ट लॉ होता है। सो ये था जिसमें हमारे पास सारे कंसिडर किए जाते थे। जिस तरह आपने एक बुक देखी होगी स्टीफन हॉकिंग की, जिसमें बताया बुक थी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। सो उस बुक में से ऑलमोस्ट चीज़ें को कंपाइल किया हुआ था यूनिवर्स के रिलेटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिफिकेशन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। रिडक्शनिज्म जस्ट होता है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम पार्ट्स में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लाइक अगर एक बुलेट है, उसने एक ब्लॉक ऑफ वुड को हिट किया तो वो उसके अंदर एंटर की, देन बाहर गई, किस तरह से एनर्जी कन्वर्जन, उसको हम ब्रेक करके जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, उसे बोलते हैं रिडक्शनिज्म, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। नेक्स्ट वी कम टू जो फिज़िक्स है, ये हमारे पास इसके दो ब्रांचेस होते हैं बेसिकली, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। क्या आप गेस कर सकते हैं लेटर ऑन जो है कौन सी स्टडी स्टार्ट हुई, मतलब अब नई
जो नई नई स्टार्ट हुई है वो माइक्रोस्कोपिक है, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक जो है वो अब साइंटिस्ट ने मतलब सोचा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो रीच करें, कुछ न्यूट्रिनोज के बारे में, एंटी न्यूट्रिनोज के बारे में, या कुछ मतलब एटम के जो अंदर है बिल्कुल लिटिल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, वो सब हम पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में, राइट। और मैक्रोस्कोपिक में हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, जैसे कोई कार का मोशन हो गया, या प्लैनेट्स हो गए, या पेंडुलम्स हो गए, ये सब लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ जब हम डील करेंगे तो वो डील करेगा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के साथ, ठीक है। जो मैक्रोस्कोपिक है वो +1 +2 दोनों में आएगी, लेकिन जो क्वांटम है वो बेसिकली आपको +2 में ही आएगी, ठीक है। देन हमारे पास इनकी ब्रांचेज आती हैं कि सबसे पहले आती है क्लासिकल फिजिक्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से क्लासिकल फिजिक्स है ना, उसी तरह से हमारे पास एक रिलेविस्टिक भी होती है, मतलब रिलेविस्टिक मैकेनिक्स यू कैन सी, जिसमें आप क्लासिकल फिजिक्स में तो आप पढ़ेंगे कि जो मोशन है वो इट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन जो रिलेविस्टिक होता है उसमें जो मोशन हम एज़ कम्पेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, जो आप +2 के भी बात करेंगे इन हायर क्लासेस, ठीक है। अब मैं आपको करवाती हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स की जो है ब्रांचेस मेन कौन सी होती हैं। उसमें आता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, राइट। जो मैकेनिक्स हैं और जो थर्मोडायनेमिक्स हैं ये आप क्लास +1 में पढ़ोगे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स है ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या आता है, जैसे कार का कोई मोशन है, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, या कोई रॉकेट प्रोपल्शन है, कोई साउंड वेव्स है, कोई व्हील की रोटेशन हो रही है, या कोई बेंडिंग ऑफ रॉड है लाइक इलास्टिसिटी वगैरह, ये सब हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी होगा लाइक, ठीक है। दिस ऑल वो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डील्स विद हीट, टेम्परेचर, उसमें हम लॉज पढ़ेंगे, 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्नेट इंजन, रेफ्रिजरेटर्स, ऑल दिस वी विल स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। और फिर +2 में आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं, वर्ड से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, कोई AC करंट हो गया, DC करंट हो गया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और ऑप्टिक्स जो वर्ड है वो बेसिकली लाइट के लिए यूज़ होता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, मिरर्स, लेंसेज, वेव्स, particles, telescopes, and all these we will study in optics. And I think class +2 is more interesting than class 11, ठीक है। और जो मतलब क्लास +1 एंड +2 है ना, इसमें क्या होता है कि जो सिलेबस मतलब फिजिक्स का ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर किया होता है इनमें, ठीक है, सारा कुछ कवर किया होता है, लेकिन ऊपर से, नॉट इन दैट डिटेल। अब देखो इसमें सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो +1 +2 में, पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती चीज़ों की, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। हाउ दे आर इंटरलिंक्ड? अब देखो हमारे पास जैसे स्टीम इंजन है, पहले क्या चलते थे, स्टीम इंजन्स चलते थे, ठीक है। अगर हमने उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, तो अगर हमने उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करें, उसके मेथड्स जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे हमें, थर्मोडायनामिक्स में, तो वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो हमें पता लगा कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो उससे हमें क्या मिलती है, फिजिक्स। देन अब देखोगे कि जो सेमी कंडक्टर्स हैं, ये बेसिकली आप क्वांटम फिजिक्स में डील करते हैं, कि जिसमें हमारे पास सिलिकॉन वगैरह के साथ डील करते हैं। अगर हम सेमी कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं, उससे हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, LEDs, ठीक है। LEDs होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स। डायोड्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेमी कंडक्टर्स। अब हमारे पास जो है सेमी कंडक्टर्स हैं, ये फिजिक्स है, इससे हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स की, ठीक है। सिमिलरली अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें हम साउंड वेव्स के साथ पढ़ते हैं, तो उससे हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की। सो इन दिस वे टेक्नोलॉजी एंड साइंस आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज, जो आप पूरे फिजिक्स में ये फोर्सेज होती हैं 4। देन बाकी जो फोर्सेज हैं, बाकी बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, वो सारी इन 4 फंडामेंटल फोर्सेज से ही जो है डिराइव होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी ये फोर्सेस तो बहुत होते हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्रियोलिस फोर्स, ऐसे बहुत सारी फोर्स होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, बट इन वन एंड द अदर वे दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। जो ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं। लॉन्ग रेंज फोर्सेज है मतलब कि
लॉन्ग रेंज फोर्सेस का मतलब होता है कि ये लार्ज डिस्टेंस तक जो है ऑपरेट कर सकती हैं। लाइक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे यूनिवर्स में, कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लो आप, कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स, उनमें उनमें जो फोर्स लग रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक टेबल एंड चेयर ही ले लो आप, अपने रूम में पड़े हैं, उनमें जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बुक पड़ी है टेबल पे, उनमें जो फोर्स है बुक और टेबल के बीच में वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बात आपको याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव ही होती है, और ये दो मासेस के बीच में लगती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई हैव नॉट रिटन द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई हैव रिटन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और जो ये फोर्स है ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगती है। ये तो अपने छोटे होते से करते हैं कि जो लाइक चार्ज है उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, और जो अनलाइक चार्जेस हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। और ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, ये डिस्टेंस पे मैटर नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है उनमें फोर्स जो है वो कम होती जाती है, बट वो ऑपरेट ज़रूर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसमें क्या होते हैं, ये जो फोर्स है ये न्यूक्लियस के अंदर हम इसमें डील करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डील करना मतलब ये जो फोर्स है सिर्फ न्यूक्लियॉन्स में लगती है। न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में जो है ये फोर्स लगती है। अब हमें पता है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है ये तो लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये दे मस्ट रिपेल एट द न्यूक्लियस शुड बर्स्ट, बट इट डजंट हैपन सो। वाई? सो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं इनमें क्या है, हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है जिससे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब सिर्फ ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ऑपरेट करेगी, जैसे 10⁻⁻15 तक के डिस्टेंस तक ऑपरेट करेगी, जो हमारे पास साइज होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, और एक बात, ये जो फोर्स है कभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं लगेगी। वाई? बिकॉज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? शेल्स में। सो उनमें डिस्टेंस बढ़ गया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10⁻⁻10 का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एटम का साइज। सो वो डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो ये फोर्स ऑपरेट नहीं कर पाती। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। देन हमारे पास आती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। इसके कुछ ज़्यादा नहीं है, ये मतलब +1 + 2 में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। इसे हम कहते हैं वन ऑफ द वीकेस्ट, नॉट वीकेस्ट, वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। बस आप इसमें इतना ही कर लो कि ये जो फोर्स है किसमें एग्जिस्ट करती है? जब रेडियो एक्टिव एमिशंस होते हैं। ठीक है, लाइक इसमें होते हैं ना कि जब आपके पास कोई इसमें होते हैं एंटी न्यूट्रिनोज आ जाते हैं या न्यूट्रिनोज आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं या स्पिन वगैरह हो जाता है, तो आपको इतना नहीं है मतलब। तो अब ये जो है फोर्सेस एक्ट करती हैं जब कोई बीटा पार्टिकल्स, कोई डिके वगैरह होता है, तब ये फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये वीक फोर्स होती है। ठीक है, अब इसका मैं ऑर्डर भी बता देती हूँ आपको। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम वीक न्यूक्लियर, एंड सबसे वीक फोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ वी हैव रेड दैट फिजिक्स के बारे में मैंने पढ़ा कि कैसे कैसे हमारे लिए एडवांटेजेस है। नो डाउट फिजिक्स इज़ अ बेन, बट इट इज़ ऑल्सो अ बून फॉर अस। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं हुए, ठीक है, और जो हम इसको वॉर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, सो वहाँ पर उसकी एक डिसएडवांटेज भी आ जाती है। जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, कोई हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब्स हम वॉर्स में यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी होता है, जहाँ पे हमारे पास फिजिक्स जो है वो डिसएडवांटेजेस प्रूव होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। सो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ अभी फ़िज़िक्स जो है इट इज़ ठीक है, कि फ़िज़िक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू रेज द इंटरेस्ट among the students in physics. So you should not consider physics as a boring subject. ठीक है, try to develop interest in it. It is very ठीक है, it's very interesting. It's just a visualization of the things and clearing the concepts. When you clear the physics very well in class 11 and 12, you will not face any problem in clearing any entrance exam or any other thing. That if you pursue physics after class 12 also, all the syllabus is all from class 11 and 12. ठीक है, I have already talked about this thing in starting that physics दैट ऑलमोस्ट सारी फिजिक्स जो आपकी +1 एंड +2 में कवर हो जाती है, बट ऊपर से ज़्यादा डिटेल आप उसके हायर क्लासेस में रीड करोगे. सो अगर आपके इसके बेसिक्स क्लियर होंगे ना क्लास +1 एंड +2 में, सो यू विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी इन हायर क्लासेस. होप you all have liked my video. Thank you.